सो आप देख पा रहे हैं इसको, बायोरेट टेस्ट, these are all test for proteins. बायोरेट टेस्ट जो है, इस टेस्ट में when few drops of copper sulfate, यानी इसको अंडरलाइन करके रखो या सेव करके रखो इस इतने पार्ट को, बायोरेट टेस्ट इज अ कॉपर सल्फेट solution added to alkaline solution of protein. If it forms a blue color, that means there is a presence of पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज यानी क्या होता है, अमाइड. तो अमाइड का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट आप यूज कर सकते हैं. दूसरा है मिलन्स टेस्ट. मिलन्स टेस्ट क्या है? द मिलन्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड by dissolving an equal amount of mercuric and mercurous nitrate, mercuric and mercurous nitrate in distilled water. Protein gives white precipitate with Millen's base, which changes to red upon heating. नेक्स्ट टेस्ट है निनहाइड्रीन टेस्ट. निनहाइड्रीन टेस्ट, the protein and alpha amino acids gives a blue or violet color with the ninhydrin reagent. निनहाइड्रीन reagent. निनहाइड्रीन reagent क्या चीज है, देखो तुरंत फास्ट. एक्चुअली ये बुक में कहीं नहीं है. This is the structure of ninhydrin. Write down. This is the structure of ninhydrin. ये वाला, ये दिख रहा है क्या सभी को? This is the ninhydrin structure. Okay, 1 second. Okay. ये निनहाइड्रीन रिएजेंट है. ये स्ट्रक्चर लिख लो इसका. एक बेंजीन है, एक साइक्लोपेंटेन है जिसको 2 कीटोन है अल्टरनेट पोजीशन पे, और 2 OH ग्रुप्स है. अभी दिख रहा है ना? निनहाइड्रीन रिएजेंट. ओके. So this is ninhydrin test. हाँ, बेनेडिक्स बाद में है ऋषिकेश. बेनेडिक्स टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन के लिए है, वो बाद में आएगा. ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो बनता है, स्ट्रक्चर लिख लिया आपने? ओके. स्ट्रक्चर वापस बताना है क्या?
दिस इज स्ट्रक्चर। ये राइट हैंड साइड में जो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये लिखना है आपको। राइट। तो निनहाइड्रीन टेस्ट का जो फीचर है दैट इज टू डिटेक्ट अमाइड, अमाइडिक लिंकेज जो प्रेजेंट होती है, पेप्टाइड लिंकेज जिसे आप बोलते हैं, वो पेप्टाइड लिंकेज पहचानने के लिए आप ये टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, राइट। देन हाँ, हो गया क्या? नेक्स्ट है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट टू एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। क्या क्या है इसमें प्रेजेंट वो लिख लीजिए साथ में। टू एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल एंड प्रोटीन, concentrated sulfuric acid is added dropwise. Alcoholic solution of alpha naphthol में concentrated sulfuric acid डालना है dropwise with proteins. A violet color develops at the junction of two liquid. हाँ, अल्फा नेफ्थॉल और प्रोटीन, ये जो मिक्सचर है इस पे concentrated sulfuric acid जब डालेंगे तो जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको ऐड करेंगे तो ऊपर से डाला हुआ सॉल्यूशन और नीचे का जो मिक्सचर है अल्फा नेफ्थॉल और प्रोटीन का, उसके जंक्शन पे, यानी दोनों लिक्विड जहां पे मिलते हैं ना, उस जंक्शन पे आपको एक वॉयलेट कलर डेवलपमेंट मिलेगा। दिस टेस्ट इज गिवन बाय प्रोटीन्स व्हिच कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो होता है वो अगर प्रोटीन में प्रेजेंट है तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा अल्फा नेफ्थॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एंड दिस इज आल्सो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मॉलिस टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए भी यूज करते हैं। निनहाइड्रीन टेस्ट प्रोटीन्स एंड अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं। मिलन्स टेस्ट प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड बायोरेट टेस्ट इज आल्सो फॉर डिटेक्शन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लिख लिया? लिख लिया तो यस बोलो फटाफट, आगे जाएंगे। हाँ, नीरज क्या कह रहा है? प्लीज टेल द यूजेस वंस मोर। देखो, बायोरेट टेस्ट का यूज है पेप्टाइड लिंकेज का डिटेक्शन। पेप्टाइड लिंकेज यानी अमाइडिक लिंकेज। देन मिलन्स टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन which gives white precipitate with Millen's reagent and changes to red upon heating. Ninhydrin test is for protein as well as alpha amino acids. Proteins as well as alpha amino acids. And Mollis test is for detection of carbohydrate group present in protein as well as carbohydrate itself.
It is also used for carbohydrate detection. कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन। हाँ चलो हो गया बेटा। राइट। हुआ है तो टाइप करो फटाफट यस। मिलन्स टेस्ट का यूज, मिलन्स टेस्ट इज फॉर प्रोटीन बेटा। सो बच्चों आज हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल देख रहे हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स में काफी चीजें हमने देखी, शॉर्टकट न्यूमोनिक सभी देखे। उसके बाद हम गए प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। अब तीसरे पार्ट पे हम जा रहे हैं, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंजाइम्स का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आज हम उसको स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? दीज आर बायोकैटालिस्ट्स। आपको कैटालिस्ट में, केमिस्ट्री के बच्चे हैं आप सभी लोग, तो कैटालिस्ट का फंक्शन आप लोगों को पता है। व्हाट आर कैटालिस्ट? विच इंक्रीजेस और विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो चीजें, जो केमिकल्स आप ऐड करते हैं उन्हें आप कहते हैं कैटालिस्ट। ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को एनहांस करने के लिए, उनका स्पीड बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंसेस आप ऐड करते हैं या जो सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। उन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, तो बायो कैटालिस्ट इन्हें कहा जाता है। और बेटा एंजाइम का जो फंक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं? वेरी ऑप्टिमल या ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शन। एंजाइम्स का जो फंक्शन है उसके लिए बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर या एंजाइम है, एंजाइम हमारी बॉडी में काफी सारे काम करते हैं, काफी सारे प्रोसेसेस को ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे कर रहे हैं ना, या टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस पे जाके बैठते हैं नहीं ना, बर्नर पे नहीं बैठते ना बेटा। तो वेरी ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शन। दूसरा, इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, एक एंजाइम एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एसोसिएटेड होता है। सो दे आर वेरी साइट स्पेसिफिक, और जिसे आप कह सकते हैं प्रोसेस स्पेसिफिक। साइट स्पेसिफिक और प्रोसेस स्पेसिफिक, यानी एक एक्टिविटी के लिए जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम दूसरी एक्टिविटी के लिए जल्दी काम नहीं करेगा। और एंजाइम हैज अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, वेरी लार्ज सरफेस एरिया। एंजाइम का वर्क करने का जो सरफेस एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए इस एंजाइम के ऊपर अलग अलग पोजीशन में वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का बढ़ाता है। और एंजाइम का जो शेप होता है वो शेप बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेसिफिक शेप होता है, जो कि एक्टिव साइट जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? एक्टिव साइट। इसे कहते हैं एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट है, कोई भी प्रिकर्सर है या जो रिएजेंट है वो इस कैविटी में आके या इस एक्टिव साइट पे आके ही रिएक्ट होगा, दूसरे किसी साइट पे जाके वो रिएक्ट नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत साइट स्पेसिफिक होते हैं या प्रोसेस स्पेसिफिक होते हैं। जिस प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज करते हैं या जो रिएक्टेंट यूज करते हैं उस पे ये एक्ट करता है, उस पे ये एक्ट करता है। तो एंजाइम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेटा एंजाइम के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हम साथ में करते हैं, उन्हें हम कहते हैं
होलो एंजाइम, एपो एंजाइम एंड को एंजाइम. होलो एंजाइम गिव्स एपो एंजाइम. मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूं. होलो एंजाइम gives apoenzyme and coenzyme. ये एक ही रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको काफी चीजें क्लियर करने वाला हूं. होलो एंजाइम इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. होलो एंजाइम इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. एपोएंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट. प्रोटीनेशियस पार्ट होता है बॉडी के अंदर. एंड कोएंजाइम, दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल पार्ट जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है और वो उसकी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाता है. यानी हम ऐसे कह सकते हैं इसको मॉडरेटर यानी जो एंजाइम की एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को और ज्यादा सपोर्ट करे या उसके एक्टिविटी को और ज्यादा एनहांस करे, वो वाला पार्ट जो होता है उसके कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम. ये इससे एसोसिएटेड होता है. तो ये पार्ट आपने लिख के रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. कोएंजाइम के लिए एपोएंजाइम कोफैक्टर. क्या कह रहा है आनंद? एक बार कहना बेटा, कितनी बार कॉपी पेस्ट करेगा तो क्या समझ में आएगा. क्वेश्चन कैसे आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम, which among the following is a apoenzyme or which among the following is a holoenzyme. ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इस पे. उसके साथ साथ आप लिखो सॉरी ये मेटल पार्ट मत लिखो, कोफैक्टर कहते हैं उसको. मेटल पार्ट जो होता है वो कोफैक्टर होता है. कोफैक्टर इट इज अ मेटल पार्ट. एंड जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ प्रोटीन which is associated with that. Write down, prosthetic group is a necessary prosthetic group is a necessary for prosthetic group is necessary for proteins to act as an enzyme, and is termed as coenzyme. Okay, now enzymes and the reactions in which these enzymes are used or the processes and their enzymes, ऐसे बोलेंगे उसको, प्रोसेसेस एंड देयर एंजाइम. उसके पहले मैं आपको एंजाइम की एक एक्टिविटी बताना चाहता हूं जिसे कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस. हाँ, कितने लोगों को पता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री में. एंजाइम का जो फंक्शन होता है, एंजाइम का, यस वेरी गुड, यस यस वेरी नाइस. एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है और the activity of enzyme is called as lock and key mechanism.
लॉक एंड की मैकेनिज्म एंजाइम्स के इस एक्टिविटी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने अभी यहां पर एंजाइम का एक स्ट्रक्चर निकाला था। उस एंजाइम के स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट यानी ये आपका सबस्ट्रेट है या ये एंजाइम का पार्ट है, ऐसे। दिस इज एंजाइम, और ये यहां पर रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट यानी क्या चीज होती है? ऐसा पार्ट जो रिएक्ट होने वाला है उसके साथ। अब यहां पर मैं दो सबस्ट्रेट्स निकाल रहा हूं। एक ऐसा शेप का है और दूसरा ऐसे शेप का है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब ये साइट है यहां पर। तो इन दोनों में से, इन दोनों सबस्ट्रेट्स में से कौन सा सबस्ट्रेट इस एंजाइम के इस पार्ट में जाके फिट हो सकता है? कौन सा सबस्ट्रेट? ए, बिकॉज इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, ये इस एंजाइम का जो रिएक्टिव साइट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइट। क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है? यस बोलो। एंजाइम का एंजाइम का ये जो शेप है, इस शेप में यही पार्ट जाके फिट हो सकता है। ये वाला पार्ट अगर वहां पर गया तो उसके साथ फिट नहीं हो सकता, यानी वो उसमें फिट नहीं बैठेगा, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। रिएक्ट नहीं होगा तो उस प्रोसेस के साथ वो एंजाइम काम नहीं करेगा। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है जिससे आप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। सो दिस इज द मॉलिक्यूल, this is the molecule, or you can say this is the complex. This is the complex, and this complex is called as, this complex किसका और किसका बना हुआ है? enzyme plus substrate together they will form ES complex. क्या कर रहे हैं बेटा? ये ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और बेटा ये रिएक्ट होके जब ये बाहर निकलेगा यहां से, जब ये बाहर निकलेगा, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया होगा एक, और उसके साथ जो एंजाइम बचेगा वो वापस एज इट इज उसी के शेप में बाहर निकलेगा। दिस इज एंजाइम एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट होके कैरी करेगा उसको, और उसको रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यानी जो सबस्ट्रेट आपने यूज किया था, जो सबस्ट्रेट यूज किया था, वो रिएक्ट होने के बाद उसका प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम वहां से एज इट इज निकल गया। यानी इसके साथ रिएक्ट नहीं होता, एंजाइम सिर्फ उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है या एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। यानी ये कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? इस प्रोसेस के साथ इसको एक्टिवेट कर देना है, और एक्टिवेट करके जो रिएजेंट है उसके पास ले जाना है। रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट जैसे ही फॉर्म करेगा एंजाइम बाहर निकल आएगा, वापस वही एंजाइम इधर आएगा और वापस वही काम करेगा। That's why it acts as a catalyst, and that's why enzymes are called as biocatalysts. Enzymes are called as biocatalysts. तो ये एक एक्शन है एंजाइम का जिसे आप कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म? व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म? आप देख रहे हैं ये लॉक जैसा है और ये इसकी की है। ये की लग रही है क्या उसको? एक पर्टिकुलर लॉक आपको ओपन करना है तो उसी की उसको लगानी पड़ेगी, दूसरी लॉक की चलेगी क्या? नहीं। यानी ये एंजाइम का जो शेप होता है दैट इज वेरी साइट स्पेसिफिक, इसलिए उसी शेप का जो रिएक्टेंट है वही उसके साथ रिएक्ट होगा। दूसरे शेप का अगर रिएक्टेंट आया तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सबस्ट्रेट आएगा तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी उस एंजाइम के लिए उसी का सबस्ट्रेट लगेगा, उसी की चाबी लगेगी, उसी का लॉक और उसी की लगेगी। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम। तेजस क्या बोल रहा है?
एंजाइम का नाम है ऋषिकेश, ऑक्सीडो रिडक्टेज द नेम ऑफ एंजाइम। रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट को ही रिएक्टेंट कहते हैं सत्यजीत, सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्ट होता है। इसी को सबस्ट्रेट कहा जाता है। ओके, थैंक यू स्नेहा। क्या कह रही है स्नेहा? हाँ, हो गया लिखना। अब यहां पर ये हो गया एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स और उनकी एक्टिविटी। तो बेटा यहां पर अगर हम कुछ रिएक्शंस देखें और उनके एग्जांपल्स देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है एग्जाम में। बेटा हम सीख किस लिए रहे हैं, दो पर्पसेस हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें। एक तो हमें हमारे आजू बाजू कौन से प्रोसेस चलते हैं, हमारी बॉडी में कौन से प्रोसेसेस चलते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है और उसका केमिकल बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, यानी हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, नॉलेज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो मेन टारगेट है एग्जाम क्रैकिंग, वो भी हमें साथ में करना है। तो जब कभी कोई चीज आप सीखेंगे, बी रिएक्टर्स नहीं होना ऋषिकेश। हाँ, निहारी का आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या निहारी का आवाज? आपका माइक शुरू है क्या? ये स्पीकर वो चेक करो एक बार। ओके, प्रोसेस एंड एंजाइम, प्रोसेस एंड देयर एंजाइम्स। नंबर 1 यूरिया। ये क्या है? यूरिया। यूरिया का कन्वर्जन CO2 प्लस N2 में अगर हो जाए, अमोनिया में, अमोनिया में, तो यूरिया को ब्रेक करने वाला, मैंने उस दिन एंजाइम बताए थे कैसे होता है, एंजाइम का नाम कैसे होता है। सपोज ग्लूकोज है या सुक्रोज है, मैंने बताया था ना सुक्रोज। सो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने वाला सुक्रेज, ASE से, इसी नाम पे जो ASE लगा देंगे तो उसका नाम आ जाएगा। प्रोसेस को अगर ASE से जोड़ देंगे लास्ट में तो उसका एंजाइम का नाम आ जाएगा, या रिएक्टेंट को ASE से जोड़ देंगे तो उसका एंजाइम का नाम आ जाएगा। तो यूरिया का जो ब्रेकडाउन कर रहा है उसका नाम आएगा यूरिएज। उसका क्या नाम आएगा? यूरिएज एंजाइम। दूसरा सुक्रोज, चलो वही एग्जांपल लेते हैं। सुक्रोज इज C12H22O11 get converted into C6H5, sorry, C6H12O6 plus C6H12O6. This is glucose beta and this one is fructose. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? सुक्रेज। और इस एंजाइम का और भी एक नाम है, मैंने बोला था आपको, कौन सा? हाँ बोलो, कमेंट में बोलो। सुक्रेज। यस फरहीन, इट इज इन्वर्टेज। क्यों इन्वर्टेज कहते हैं? कि इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है सुक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो इधर जाने के बाद को क्या क्या बन जाता है? लीवो रोटेटरी, यानी ऑप्टिकल रोटेशन इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उस एंजाइम को इन्वर्टेज एंजाइम या सुक्रेज एंजाइम भी कहा जाता है। नंबर 3 माल्टोज, C12H22O11 माल्टोज। माल्टोज से क्या मिलता है आपको? माल्टोज से क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलते हैं ना, तो उसका एंजाइम क्या हुआ? माल्टेज। उसका एंजाइम क्या हुआ? माल्टेज। वेरी गुड। उसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज रिवर्सिबल की जगह
इरिवर्सिबल कर दो इसको. लैक्टोज, इट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. दिस इज लैक्टेज. लैक्टेज. स्टार्च. स्टार्च. स्टार्च से अल्फा डी ग्लूकोज मिल रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं. लेकिन पहले क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में, तो इसका नाम आ जाएगा अमाइलेज. क्या नाम आ जाएगा बेटा? अमाइलेज. उसके बाद प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स, एक और रह गया इसमें. ये लिखना हो गया क्या सभी का? फटाफट लिखो और बोलो मुझे कमेंट में, ऊपर लिखना है मुझे वहां पर. ओके, तो लिखो. ग्लूकोज 5 हो गए हमारे ना. 5 हो गए. दिस इज 6th. ग्लूकोज से इथेनॉल. कोई बताएगा मुझे इसका नाम? ग्लूकोज से इथेनॉल. फटाफट. मुझे पता है आएगा, आपको बायोलॉजी के लोगों को पता होगा. वेरी गुड. इट इज जाइमेज. और किससे मिलता है ये? किससे मिलता है जाइमेज? यीस्ट. यीस्ट यूज करते हैं उसलिए. हाँ, अभी अभी आया क्या? ऋषिकेश संबे राव आया क्या? अरे यस बोलना जल्दी. हाँ, ग्लूकोज. फिर उसके बाद 7th H2CO3 से CO2 और H2 बनाने वाला. CO2 और H2 बनाने वाला कार्बोनिक अनहाइड्रेज. अब कोई मुझे ये बताएगा, ये नाम मैंने बोला कि जाइमेज है तो ये ऐसा है, या इसको ब्रेक करने वाला ग्लूकेज भी बोल सकते हैं, उसको माल्टेज बोलते हैं, लैक्टेज बोलते हैं, तो इसको कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्यों बोला होगा? नाम से आप गेस कर सकते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक अनहाइड्रेज. ये कौन सा एसिड है? हाँ, कार्बोनिक एसिड है ना ये. कार्बोनिक एसिड. कोई मुझे ये बताएगा कि कार्बोनिक एसिड में और कार्बोलिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? कार्बोनिक एसिड में और कार्बोलिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? कार्बोनिक एसिड तो मैंने यही बता दिया कि H2CO3. फिर कार्बोलिक एसिड क्या, किसे किसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड? यह श्रावणी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऋषिकेश ने दिया है, सना ने दिया है, पुष्कर ने दिया है कि इसमें वाटर लॉस हो रहा है. अनहाइड्रस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर. अनहाइड्राइड किसे कहते हैं? जिसमें लॉस ऑफ वाटर होने के बाद जो बनता है. इसमें जो कार्बोनिक एसिड था उसका वाटर लॉस हो गया, इसलिए इसे कार्बोनिक एसिड का अनहाइड्रस, इसलिए कार्बोनिक अनहाइड्रेज बोल रहे हैं. हाँ, इसका नाम कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं? कार्बोलिक एसिड. हाँ, कैन यू टेल मी इन टुमारोज लेक्चर? नो नो, अभी बताना है. हाँ, यस, वेरी गुड फरीन. फेनॉल को कहते हैं कार्बोनिक एसिड. बहुत बढ़िया आंसर कर रही है फरीन अभी. कार्बोलिक एसिड, ये फर्स्ट पेज पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बोलो? ये फर्स्ट पेज पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बोलो? श्रावणी ने आंसर किया है, आनंद ने भी बताया है. C6H6O. ओके, कार्बोलिक एसिड को फेनॉल कहते हैं बेटा, फेनॉल. फेनॉल. हाँ चलो, हो गया. आगे
आगे नेक्स्ट, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाना है। प्रोटीन से अमीनो एसिड, बोलो एंजाइम। प्रोटीएजेस बोल रहे हैं क्या? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीएज और ट्रिप्सिन, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। और लास्ट एक दे रहा हूं मैं आपको, डीएनए या आरएनए को ब्रेक करके न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड्स बनाने वाले को क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड एवरीवन, न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करने वाला न्यूक्लियेजेस। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट, क्या कह रहा है नीरज? स्पेसिफिक रोटेशन डेक्स्ट्रो टू लीवो। एंजाइम इनहिबिटर्स लिखो, एंजाइम इनहिबिटर्स। enzyme inhibitors, the substances which reduces the activity of enzymes, are called enzyme inhibitors. Enzyme inhibitors. For example, number 1, salts of heavy metals. Salts of heavy metals. Number 2, cyanide ions. Cyanide ions. Number 3, DNP. DNP, dinitrophenol. Dinitrophenol. DFP, diisopropyl fluorophosphate.
and last one is high energy radiators. High energy radiations. Enzyme inhibitors. पवन बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के इन्वर्जन्स कैसे होते हैं। बेटा सुक्रोज में याद रखो, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जब बनता है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है, डेक्स्ट्रो का लीवो बन जाता है, इसलिए उसको इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं, इन्वर्ट शुगर्स कहते हैं। ऋषिकेश कह रहा है सर कैलोरीफिक वैल्यू कदी घेनार। कैलोरीफिक वैल्यूज का मतलब क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि एक सब्सटेंस का एनर्जी में कन्वर्जन हो गया तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी किसमें आप मेजर करते हैं? कैलोरीज में, कैलोरीज में मेजर करते हैं, इसलिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा ज्यादा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। पेंटोज टू हेक्सोज क्या कन्वर्जन हो रहा है, ऐसे बोल रहा है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू का ना इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा वो सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से रहते हैं उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। तेजस इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, मेरे पास अच्छा चल रहा है इधर। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है बीच बीच में। राइट डाउन डिजीज कॉज्ड बाय, हाँ ऑयल भी इनहिबिटर हो सकता है, अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग इनहिबिटर्स हो सकते हैं, यानी कौन सा एंजाइम काम कर रहा है उसके बेसिस पे उनके इनहिबिटर्स डिसाइड कर सकते हैं। राइट डाउन डिसीजेस कॉज्ड बाय एंजाइम डिफिशियंसी। Diseases caused by enzyme deficiency. एंजाइम डेफिशिएंसी नंबर 1। एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं? द कॉन्जेनाइटल डिसीज, डिसीज फिनिल कीटोन यूरिया, फिनिल कीटोन यूरिया is due to deficiency of the enzyme phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase, phenylalanine hydroxylase।
ओके, अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म ड्यू टू deficiency of tyrosinase, tyrosinase, and third, enzyme used for heart treatment is streptokinase. Streptokinase, it dissolves the blood clot. It dissolves the blood clot.